ब्रिगेडियर रिटायर मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। ईरान के इन हमलों के बाद आप क्या कहेंगे, क्या ईरान से जंग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ले डूबेगी? देखेंगे, अभी तो डिपेंड करता है ना कि हालात किस रुख जाते हैं और अभी अमेरिका का एक रिस्पांस आएगा। और जिस तरीके से ईरान के स्ट्राइक्स हुई हैं और तमाम गल्फ कंट्रीज में लिविंग असाइड सऊदी अरब और आप ओमान को निकालें तो बाकी तमाम जो गल्फ कंट्रीज है उन पर स्ट्राइक्स हुई हैं। और जो अमेरिकन जो बेसिस थे और स्पेशली अगर देखा जाए तो फॉरवर्ड कतर में जो उनका अल अदीद बेस था और वो तो एक एयर बेस भी था और सेकंड ये फॉरवर्ड हेडक्वार्टर था सेंट काम का, और यहाँ से कम्बर्ट सपोर्ट ऑपरेशंस भी होती रही हैं पास में रीजन के लिए। और इसी तरीके से अल असद जो इराक में है, और ये पहले भी इस पे हमले होते रहे थे। अगर जब कासिम सुलेमानी के असैसिनेशन के बाद उस वक्त भी 16 मिसाइल ईरान ने इस बेस पे फायर किए थे। और इसके बाद जो बहरीन में है जो जहाँ पे स्ट्राइक्स हुई हैं, 5th फ्लीट है यूएस का, यहाँ पे बड़ा नेवल प्रेजेंस है, 13,500 के करीब यूएस ट्रूप्स भी यहाँ पे हैं। तो यूएई में भी स्ट्राइक्स हुई हैं, तो कुवैत में भी हुई हैं। तो अब इससे ये है कि देखें गल्फ कंट्रीज भी इसमें ड्रैग हो जाएंगी। अब लाइकली जो रिस्पांस आएगा अब अमेरिका का, क्योंकि उनके एक तो ये ट्रूप्स भी मौजूद है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 19 ऐसे पॉइंट्स है यहाँ पे यूएस ट्रूप्स हैं, ऑलमोस्ट 40,000 प्लस है। सेकंड तो एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त पर्शियन गल्फ में मौजूद हैं, यूएसएस निमिट्स है और दूसरा एक यूएसएस कार्ल विंसन है, और इसमें एयरक्राफ्ट भी हैं, टोमाहॉक मिसाइल्स भी हैं। तो लाइकली है कि एक रिस्पांस आएगा, तो इससे मतलब खित्ते में सिक्योरिटी सिचुएशन बिगड़ जाएगी और इसमें यह है कि मजीद ईरान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। ताम अब जिस तरह अल जज़ीरा वगैरह से खबरें भी आ रही हैं जी कि स्ट्राइक से पहले भी कोई इंडिकेशंस थी कि स्ट्राइक्स होने वाली हैं। ठीक है, तो मसूद साहब मशरिक़ी वुस्ता में 19 से ज़ायद जो हैं वो मुकामात पर अमेरिका के फौजी अड्डे कायम हैं। हम क्या समझें कि अब ईरान ने जो हमला किया है कतर पर, उसके बाद इराक पर और दीगर तवातर के साथ ये हमले के अब जारी रहेंगे? नहीं, अभी मेरा ख्याल मुझे नहीं लगता है जारी रहेंगे कि इन्होंने जो पोस्चरिंग की थी या उस तरह की इन्होंने कमिटमेंट की थी अपने नेशन के साथ, तो उन्होंने वो उसके लिए एक अपनी कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट की है। देखिए जिस तरह पास्ट में भी इन्होंने, जिस तरह मैंने कहा था अल असद पे इराक में की थी, लेकिन इस दफ़ा एक वाइडर रेंज में एक स्कोप उसका बढ़ाया, स्ट्रेटेजिक लेवल पे चले गए जिसमें गल्फ बहुत सारे कंट्रीज को, बहुत सारे अमेरिकन इंटरेस्ट को, एसेट्स को स्ट्राइक्स किए हैं। तो एटलीस्ट ये है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी एक अच्छा एक्शन है। हो सकता है अभी जो रिपोर्ट्स आएंगी कि हो सकता है बहुत, क्योंकि ऑलरेडी उनको पता था अमेरिकन को कि स्ट्राइक्स होंगी, तो हो सकता है वो भी तैयार होंगे। जिस तरीके से उन्होंने हो सकता है बहुत सारे मिसाइल्स को हवा में अगर वो इंटरसेप्ट हुए हों, कुछ जाके लगे हों, तो अब ये जब असेसमेंट डैमेज की आएगी तो उससे पता चलेगा। अच्छा सर, यहाँ पर कतर की जानिब से भी ये बात सामने आई है। कतर ने कहा है कि ईरान पर जवाबी हमले का हक रखते हैं। आया कि अमेरिकन एयरबेस को निशाना बनाया गया है, लेकिन है तो वो कतर में ही वाक़। तो सर ईरान मशरिक़ वस्ता में अब कहाँ स्टैंड करता हुआ दिखाई देता है आपको? देखिए मेरे ख्याल में ईरान के लिए मुश्किलात है, क्योंकि ईरान पहले भी सैंक्शंस की वजह से डिप्लोमेटिक आइसोलेशन था और चाइना और रशिया दो ममालिक थे जो उनके साथ हमेशा पीछे से शुरू से खड़े रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान ने जिस तरीके से उनके साथ दिया, तुर्किया ने साथ दिया, लेकिन गल्फ कंट्रीज में भी देखें कि स्पेशली कतर के साथ पास में इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। कतर ने इनको वैसे कि बहुत चीज़ों में फैसिलिटेट भी किया है, लेकिन अब कतर की तरफ से स्टेटमेंट आ रही तो इससे देखें कि ये गल्फ कंट्रीज भी इसमें ड्रैग हो रहे हैं। तो एक अच्छी नहीं मैं कह सकता हूँ कि कोई स्टार्ट नहीं है, तो जिससे मजीद यहाँ पे ख़तरात होंगे। मजीद देखें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी एक्टिविटी हो सकती है, तो तेल की कीमतें चढ़ सकती हैं, स्टॉक एक्सचेंज के मसाइल हो सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और इसके साथ साथ बहुत सारे एनर्जी क्राइसिस दुनिया में क्रिएट होंगे। तो बहुत सारे इसके सीरियस इम्प्लीकेशंस होंगी। अब देखें अमेरिका सारा बेस्ट कर रहा था कि ईरान क्या करता है। अब इसके बाद उनका रिस्पांस आएगा, तो देखें पहले तो उनके टारगेट उन्होंने 3 न्यूक्लियर पॉइंट्स पर गए थे जी। अब हो सकता है कि टारगेट की सिलेक्शन भी मजीद हो और वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे जाएं, फिर ऑयल रिफाइनरीज को हिट करें, एनर्जी सेक्टर्स पे जाएं।
तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं जिस सबके तरह लिए। मसूद साहब आप भी कह रहे हैं कि अब मुश्किलात जो हैं वो मजीद बढ़ सकती हैं, अगर सिफारती और स्ट्रेटेजिक असरात की अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं कि ग्लोबल सिफारतकारी जैसे जौहरी मुज़ाकरात पर अब इसके बाद क्या मजीद असर पड़ेगा? देखें जी, इसके बाद अब डिपेंड करता है अमेरिका का क्या करता है, और इसके बाद देखें सिफारतकारी के लिए जिस तरीके से रशिया और चाइना है, पाकिस्तान में भी जिस तरीके से हमने स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आई है, तुर्किया भी इसमें किरदार अदा कर सकता है। सो मेजर रोल बेसिकली देखें अमेरिका का है इसमें, जो वो क्या चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से डेवलपमेंट होती है फौरन तो मुझे कोई नहीं लगता कि कोई बातचीत वगैरह होगी। सर वहाँ तो वैसे ही फौजी हंगामी इजलास बुला लिया गया है ट्रम्प की जानिब से। सऊदी और बरतानवी वज़राए ख़ारजा का सर टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और उसमें मशरिक़ वस्ता में जंग की सूरत हाल पर कुछ तबादला ख्याल हुआ और कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफाक हुआ है। तो सर लगता है आपको कि ये सिफारती कोशिशें कुछ रंग लाएंगी अब जिस तरह से ये जंग के बादल मज़ीद गहरे होते चले जा रहे हैं मशरिक़ वस्ता पर? देखेंगे अभी तो नियर फ्यूचर में चांसेस नहीं है, क्योंकि अमेरिका इस पे एक डिसीजन लेगा, क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट पे हिट हुआ है तो अब वो उस पर यकीनन एक रिटेलिएट करेगा। उसके बाद डिपेंड करता है कि कौन कहाँ पे खड़ा होगा, किस तरह बातचीत होगी। क्योंकि ये देखिए जिस तरह शुरू से हमें शक था कि ये एक लॉन्ग हॉल होगी, वार ऑफ एट्रिशन होगी और इसमें इस तरह की स्ट्राइक्स होती रहेंगी, साल हो सकता है, 6 महीने है या 2 साल चलेगी। तो जिस तरीके से आप देखें ईरान इराक जंग हुई तो 8 साल चली थी। तो आखिर में जब वो ये होता है आपका वार स्टेमिना कितना है, अब डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर देखें अमेरिकन फुली इन्वॉल्व होते हैं तो फिर मसाइल बढ़ेंगे ईरान के लिए, क्योंकि ईरान अंडर सैंक्शंस हैं, उनकी अपनी जो कैपेबिलिटी पोटेंशियल है वो मिसाइल्स पे है, ड्रोन्स पे है और फिर नेवल फोर्स पे है। तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आपके साइट्स जो एनर्जी सेक्टर्स हैं और दूसरे जगह हैं जहाँ पे स्ट्राइक्स हो सकती हैं, उससे नुकसान होगा तो आपकी इकोनॉमी पर असरात पड़ सकते हैं। सर वो जो रिजीम चेंज की बातें हो रही है वाकई रिजीम चेंज की तरफ जाएगा ये? जिस तरह ये इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद रिजीम चेंज हुआ, ईरान में भी वही सब कुछ ही अप्लाई करना चाहेंगे? वो करना चाहेंगे, लेकिन ईरान में कोई ऐसी सिचुएशन फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। देखें अनलेस वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हो या कोई सिविल वार हो, तो वो ईरान में नहीं है। अनलेस देखें पब्लिक ऑल्दो डिवीजन जरूर है वहाँ पे, लेकिन कोई जो वहाँ पे रहबर है या गवर्नमेंट है उनके खिलाफ नहीं है। उसके लिए फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक तो मैंने कहा पब्लिक ओपिनियन हो वो फेवरेबल है गवर्नमेंट के साथ है। सेकंड उसके लिए आपको बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, आपकी प्रेजेंस हो। तो अमेरिका का पास में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। लेकिन मसूद साहब ये भी तो देख रहे हैं कि ईरान पर हमले के बाद अमेरिका में ट्रम्प के मवाख़ज़े की आवाज़ें भी उठने लग गई हैं। अभी जो रिसेंटली एक हंगामी इजलास अभी तलब किया गया है ईरान के हमले के बाद, आप क्या समझते हैं कि सिचुएशन मज़ीद तब्दील होगी? क्या ट्रम्प जो है वो टेबल टॉक की तरफ आएंगे, या फिर आप समझते हैं क्योंकि अगर ट्रम्प की अमेरिका के अंदर ही जो मकबूलियत है अगर उसमें कमी आई तो उसमें काफ़ी फ़र्क होगा? अपने ही सेनेटर्स उनके खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं सर। जी हाँ, वो ऐसा ही है, लेकिन देखिए डिपेंड करता है, क्योंकि डेमोक्रेट्स तो चले वो अपोजिशन में थे, लेकिन इवन रिपब्लिकन में भी बहुत सारे लोग इसके अपोज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो डिपेंड करता है। अब यही है, क्योंकि अब वो ये कह रहे हैं कि अब अगर फुल फ्लेज वो वार डिक्लेयर करते, तो लास्ट टाइम उन्होंने यही कहा था हमने वार डिक्लेयर नहीं की थी, इस वजह स्पेसिफिक टारगेट था। वार डिक्लेयर करने के लिए वो कांग्रेस पे जाना पड़ता है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि क्या वो बिल्कुल। और इसके साथ ये भी बयान आया कि रिजीम चेंज से अमेरिका कोई ताल्लुक नहीं है, हमने सिर्फ अपने टारगेट को जो है वो टारगेट किया था। लेकिन मसूद साहब ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि गजा में इस्राएली फौज ने भूख के सताए फलस्तीनियों को भी निशाना बनाया और बना रहा है, मुस्तकिल हम देख रहे हैं। OIC के इजलास जो है मुस्तकिल तलब होते हैं, लेकिन कोई हिकमत अमली सामने नहीं आती। इसराइल को कोई पूछने वाला नहीं है कि इसराइल आखिर इस तरह मशरिक़ वस्ता पर करना क्यों चाहता है। अब आप क्या समझते हैं कि ईरान और इसराइल के हमलों में अब तक 2 OIC के इजलास तलब कर लिए गए हैं, कोई हिकमत अमली मुरतब क्यों नहीं की जा रही है, या कोई जवाब इस तरह का OIC या कोई इकदाम क्यों नहीं उठा पा रहा है? आप इसकी मेन वजह क्या समझते हैं सर? देखें कि आपस में मुस्लिम उम्मा में यूनिटी नहीं है। बयान तो दे दिया उन्होंने, लेकिन कोई उसमें कोई हार्ड डिसीजन दे देते, कोई स्ट्रांग स्टेप लेते, वहाँ पे होने से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का हाल आप देख लें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को आप देख लें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को देख लें, इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं भी नहीं हो रही है। तो दैट्स वाई चाइना ने अब रिसेंटली हांगकांग में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन बनाई है, जिसमें 140 प्लस कंट्रीज ने उसको साइन किए हैं।
सो दुनिया में जरा चेंज तब्दीलियां आ रही है। जिस तरह लीग ऑफ नेशन के बाद यूनाइटेड नेशन बनी थी, तो अब इस तरह की तब्दीलियां भी रूनुमा हो सकती हैं। बहरहाल इट इज माइट इज राइट वाली बात है। सर तब्दीलियां तो बहुत आ रही हैं कि यहाँ टेबल टॉक के लिए बुलाते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं, और मुज़ाकरात की बात करने के लिए जब बैठते हैं तो पीछे से इसराइल हमले शुरू कर देता है। जी हाँ, देखिए इंटरेस्ट की गेम है ना, जिससे मैंने कहा माइट इज राइट वाली बात है, और हर कंट्री अपना इंटरेस्ट देखता है। और देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि इजराइल बड़ा सक्सेसफुल इसलिए रहा कि अमेरिका को उसने इस जंग में ड्रैग किया, जबकि अमेरिकन अवाम की इसके अगेंस्ट थे, बहुत सारे नहीं चाहते। कांग्रेस में- जी सर, बिल्कुल ऐसे ही अमेरिकन अवाम नहीं चाहती कि हम दूसरे की जंग क्यों अपने गले में बांधें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे है। तो लोग अब इसी बात पे परेशान है, आखिर क्यों कर ऐसा मुमकिन हुआ, क्यों ट्रम्प ने ये डिसीजन लिया। सो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, तो हम इस पर क्या कर सकते। बिल्कुल। दूसरी जानिब हम मसूद साहब ये भी देख रहे हैं कि क्या ईरान खुली जंग शुरू करना चाहता है इसराइल के इस हमले के बाद, जिस तरह अभी हम हमला देख रहे हैं। और इससे ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि इसे महदूद मुतबादिल हम जो है वो ख़तरा तस्वुर करें, और फिर मशरक़ वस्ता में भी एक पैगाम समझें, या सिर्फ अमेरिका को एक पैगाम समझें हम ईरान के इस हमले को। देखें जी, बिल्कुल इसी तरह एक अमेरिका को भी पैगाम है और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भी पैगाम है। और इसमें यह है कि जंग नहीं, ईरान नहीं चाहेगा लंबी कोई जंग हो, क्योंकि मैंने कहा वार स्टेमिना की बात है, ईरान के अपने मसाइल हैं। तो देयरफॉर एक मैसेज उन्होंने दिया है कि हम कैपेबल, हम ये कर सकते हैं, और दैट्स व्हाई। और फिर एक खुद वो नहीं चाहेगा कि फर्दर सर लंबी जंग तो अमेरिका भी नहीं चाहेगा। अगर अमेरिका लंबी जंग की तरफ जाता है तो खुद भी फंसेगा, जो उसने अफगानिस्तान में भुगता है अभी। मैं देखें, उसमें यह है कि जब आप फिजिकली ऑन ग्राउंड आते हैं तो फिर आपके लिए मसाइल होते हैं। जब आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर से बैठे हैं या डिगो गार्सिया से आप जहाज उड़ा के यूज कर सकते हैं, तो वो फिर आपके एडवांटेज में होते हैं। तो ग्राउंड में मैंने कहा ना कि रेजिम चेंज के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, जो मुमकिन नहीं है, और क्योंकि अमेरिका का अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। सो देयरफॉर ये हो सकते हैं स्ट्राइक्स वगैरह होती रहें, जिससे दे विल ट्राई टू कि ईरान पैरालाइज हो, जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करें, जिस तरीके से आज इसराइल ने कुछ रोड्स पे किए हैं, जो रोड्स फर्दों को लीड कर रही थी। सो इंटेंशन बड़े क्लियर हैं कि वो सारे चाहते हैं ईरान को पैरालाइज करें, लेकिन ईरान ने एक अपना आज़म का इजहार किया है। वो वाज़ेह, बिल्कुल वो वाज़ेह कर चुके। आयतुल्लाह ख़ामनेई का बारहा पैगाम आया कि ईरान हम नहीं है बल्कि इस्लाम हम है।